हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच अप कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई इंडिया टीम्स लीडर। सोनिया जी rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally absolutely with you. नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में जबरदस्त शिकस्त खाने के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए, न्यायपालिका की मंशा पर भी सवाल उठाए। बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, बीजेपी के रवैये और बीजेपी के तरीके को भी संदेह के घेरे में खड़ा किया है और साथ में कहा है कि चुनाव में 100 सीटें लूट ली गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर से जिस तरह से लाखों वोटर को हटाया गया, वो बेईमानी का एक तरीका था, एक रास्ता था और चुनाव आयोग सबसे बड़ा विलन है। ममता बनर्जी ने जो कहा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं हारे, हमें चुनाव हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। चुनाव आयोग को लेकर संगीन आरोप ममता बनर्जी पहले लगाती रही हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने सीधे सीधे एक तरह से अपनी हार का ठीकरा सीधे सीधे चुनाव आयोग पर, पैरामिलिट्री फोर्सेज पर, केंद्र सरकार पर फोड़ा। कहा मुझे काउंटिंग सेंटर जाने से रोका गया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया और बहुत कुछ ममता बनर्जी ने कहा। क्या कहा ममता बनर्जी ने, कुछ हिस्सा मैं सुनाना चाहता हूं और उसके बाद उन्होंने कैसे आज इंडिया गठबंधन की बात की, उसका क्या मतलब है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको परिचय करा दूं, हमारे साथ खास मेहमान है शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के को फाउंडर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुखर राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश भर घूम घूम कर तमाम तरह की जमीनी राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार क्या शीतल पी सिंह जैसे लोग भी बंगाल में जो हो रहा था उसको नहीं समझ पाए, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुनते हैं। इतना फाइट हम लोग जैसा फाइट किया, इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच अप कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ, कैसे हुआ? आई एम रेजिंग। तो एक तो ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कहा इलेक्शन कमीशन को लेकर, एसआईआर को लेकर, सीधे सीधे कहा बेईमानी की गई, मोदी और शाह ने मिलकर हमें हराया, बीजेपी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, सारी मशीनरी पर कब्जा कर लिया, तमाम बातें ममता बनर्जी ने कही। लेकिन एक खास बात और, ममता बनर्जी ने आज इंडिया गठबंधन की बात की। ममता बनर्जी ने उन नेताओं के नाम का जिक्र किया जिन नेताओं ने उन्हें चुनावी नतीजों के बाद कॉल करके फोन पर बातचीत की। मैं चाहता हूं वो भी सुनिए। ये दो पहलू हैं, एक तो ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं और चुनाव के नतीजे ऐसे आए तो क्यों आए, और दूसरा आज ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की याद आ रही है तो उसका मतलब क्या है, ये बयान भी सुनिए उनका। टू ऑल माय इंडिया टीम्स लीडर, सोनिया जी rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come
today itself, but I said, you come better tomorrow. So he's coming tomorrow. And one by one, everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team, just like a small person. तो चलिए, उन्होंने कहा मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, जस्ट लाइक ए स्मॉल पर्सन। इस पर हम इस पहलू पर बात करेंगे। उससे पहले एक और जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों से मारपीट, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, टीएमसी के कुछ दफ्तरों पर हमले की जानकारियां आ रही है। जैसे खबर आई फाल्ता से, उस विधानसभा क्षेत्र से जहां से जहांगीर खान, जहां से टीएमसी के उम्मीदवार हैं, जहां उपचुनाव हो रहा है, जहां अजय पाल शर्मा की आपने वो रंगबाजी और दादागिरी देखी थी, वहां जहांगीर खान के दफ्तर पर हमले की तस्वीर आई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा किया, बीजेपी के झंडे लेकर जहांगीर खान के दफ्तर पर लोग वहां पहुंच गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बवाल शोर, और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है। और ये तब जब बंगाल में 2,40,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तैनाती है, और अमित शाह कह चुके थे कि ये चुनाव के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्सेज कुछ दिनों तक वहां तैनात रहने वाली, तो ये क्यों हो रहा है? पहला सवाल शीतल जी, जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 100 सीटें लूट ली गई, हमें हरा दिया गया, चुनाव आयोग सबसे बड़ा विलन है, क्या इस हार की व्याख्या ममता बनर्जी के इन आरोपों में ही सीमित है कि इसके कुछ और पहलू हैं? दोनों पहलू हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, अभी जो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, ये सभी विपक्षी दल अपने अपने यहाँ कहते रहे हैं। जब भाजपा विपक्ष में रही है तो वो भी ये सब कहती रही है। जैसे ईवीएम वगैरह की बात जो है, वो भाजपा ने भी 2009-10 में कही है। अडवाणी जी के ज़माने में किताब भी लिखी थी, और ईवीएम के प्रणाली पर सब लोगों को पता ही है। तो ये एक पुरानी बात है जिसे सब लोग दोहराते हैं। नई बात उसमें सिर्फ इतनी है कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन उनके साथ है, और इंडिया गठबंधन को उन्होंने आज शिद्दत से याद किया। लेकिन मैं कल एक सांसद महोदय के साथ था जो विपक्ष के हैं, ज़्यादा इशारा नहीं करूंगा, उनको बेचारों को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन कल रात उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने स्वीकार किया कि 2024 से पहले जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, उन्होंने जाके लालू यादव से मीटिंग की थी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पे दबाव डाला था कि बंगलौर अधिवेशन में किसी भी सूरत में नीतीश कुमार का नाम संयोजक के रूप में स्वीकार न किया जाए, और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद नीतीश कुमार लौटे और फिर इंडिया में वापस नहीं गए। उन्होंने वो गठबंधन जो उनका लालू जी के साथ था वो भी छोड़ दिया, और रेस्ट इज हिस्ट्री। और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार लालू जी से कहा भी कि सर, अगर आप लोगों ने उस समय स्टैंड लिया होता और कुर्बानी करते जरा, और नीतीश जी की इच्छा थी, उन्होंने ही ये इंडिया गठबंधन बनाया था, और बाद में वो वहां गए थे, अगर संयोजक बनना चाह रहे थे, सीनियर थे, इतने साल से मुख्यमंत्री थे, उनका हक क्यों नहीं बनता था? तो आप और किसी को आपत्ति नहीं थी, आप लोगों ने आपत्ति क्रिएट की। नतीजा क्या हुआ? आज आप 20-25 सीटों पे असेंबली में आ गए हैं, लोकसभा में आपका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है ढंग से, वरना आप कम से कम 34-35 सीटें बिहार में जीतते अगर सब लोग साथ होते तो। और अगर ऐसा होता तो 240 सीट भी भाजपा की न आती, उसको दुगना कर लीजिए तो कम वो 180-90 पे रह जाती, और देश में आज दूसरी एक लोकतांत्रिक सरकार होती। तो इस ऐतिहासिक गलती के लिए तो ममता बनर्जी ने ही फोन किया था, वो जिसको कांग्रेस ने बंगलुरु में, वो तो हम सब उस समय जो रिपोर्टर थे, ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, संयोग से आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले न्यूज नशा नाम के पोर्टल पे ये सवाल मुझसे पूछा गया था, और मैंने तब भी एग्जैक्टली यही कहा था। वो वीडियो दिग्विजय सिंह ने रीट्वीट भी किया है। तो ये इन सब लोगों ने एक पैरेलल ग्रुप बनाया था कांग्रेस को आइसोलेट करने के लिए, जिसमें ममता बनर्जी लीडर थी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल थे, और लालू जी दोनों तरफ रहते थे, उनका परिवार इनसे भी बात करते थे, उनसे भी बात करते थे। यही हालत डीएमके की भी थी, दोनों पक्षों से मिले रहते थे। इस स्थिति ने इस देश को वहां पहुंचाया कि जब ये जो इलेक्शन कमीशन गठित हुआ, जो कानून बना 2023 में मार्च के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इंडिया गठबंधन ने उसको क्यों स्वीकार कर लिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था क्लियर कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए ये अपॉइंटमेंट, ये ऐसा होना चाहिए जिस पे सबको विश्वास हो। अगर इस पर विश्वास ही नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज आप कह रही हैं 26 में कि लोकतंत्र खत्म हो गया। 2023 में जब ये कानून ही बदला गया, ये कानून बदला नहीं बनाया गया,
इस तरह से बनाया गया कि नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया, अपने एक मंत्री के साथ मिलकर वो हमेशा बहुमत में रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन को सिर्फ डिसेंट के लिए बुलाएंगे या मना कर देंगे। तो आप जब वहां से लड़ाई नहीं लड़े जहां ये इसकी बुनियाद पड़ी, तो अब जब आप पे अपने आप आई है तो आपको इंडिया गठबंधन भी याद आ रहा है, अब आपको अन्याय भी याद आ रहा है, अब आपको ईवीएम भी याद आ रहा है, अब आपको चुनाव आयोग से लड़ाई भी याद आ रही है, अब आपको सारी बेईमानियां नजर आ रही है। ममता बनर्जी तो बीजेपी के साथ अटल जी के जमाने में सरकार में रही है। रेल ममता मंत्री बनर्जी रही है। के खिलाफ आंदोलन किया था, एस्प्लेनेड पे धरने पे भूख हड़ताल पे बैठी थी, तो राजनाथ सिंह गए थे इनको धरने से उठाने के लिए और वहां इनका समर्थन करने के लिए। उस समय तो ये सारे नक्सल से लेके एक्स्ट्रा मतलब नक्सल से लेके राइट विंग के हार्ड लाइनर तक सब इनके साथ थे। तो देखिए, सबको इस लोकतंत्र में जो गैर जिम्मेदारी करेगा, और आपके जमाने में क्या क्या नहीं हुआ। आप आज आपके कार्यालयों पर वही सब हो रहा है जो आपने 2011 में जीतने के बाद किया। 2011 से 14 तक आपने कितने विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई आपके यहाँ, कितने दफ्तर जलाए गए। जब मैं पिछली बार 2021 में बंगाल कवर करने गया था तो उस समय मौका था बहुत, हम लोग, आप भी थे और हम सब लोग घूमे, तो मैंने एक पर्टिकुलर चीज, एक किताब में लिखना चाह रहा था, संभव कुछ कारणों से नहीं कर सका। सीपीएम के हर जिले के हर ऑफिस को जला दिया गया था उस दौरान में जब तक तृणमूल रही। तृणमूल के पास वो मुंह नहीं है बोलने का। आज बंगाल का सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं या लेफ्ट के हैं वो उतने ही खुश हैं जितना बीजेपी खुश है, इसलिए कि आपने 11, 12, 15 सालों में कितना अत्याचार किया है उन लोगों के साथ। आप इंडिया की बात कैसे कर सकती हैं? इसलिए वहां का जो कार्यकर्ता है इन दलों का, वो इंडिया गठबंधन में इनसे पनाह मांगता है। आपके जमाने में कितने कांड हुए। आप खुद सूती धोती में रहती हैं, एक चप्पल पहनती हैं, एक आपकी इमेज है। आपके भतीजे की क्या इमेज है? किस मामले में उन पे जांच हो रही है? शारदा चिटफंड घोटाले के बारे में आप क्या कहेंगे? रोज वैली चिटफंड मामले के बारे में क्या कहेंगी? नारदा स्टिंग ऑपरेशन के बारे में क्या कहेंगी? एक सीरीज है गड़बड़ियों की। और आईपैक हायर करने के बारे में आप क्या कहेंगी? आईपैक किसी भी गिवन टाइम में, मैंने पिछला उनका इलेक्शन कवर किया था तब वहां देखा ही था, 3000 लोगों को लगाता है फील्ड में, 3000। और जब एक्सट्रीम पोजीशन होती 10-10 हजार लोगों को लगाता है। कितना बड़ा बजट होगा। जो ये बॉन्ड वाली ये चार्ट निकला था जब सुप्रीम कोर्ट में, तो सिर्फ बीजेपी का नहीं नाम था उसमें, राज्य सरकारों के जिनके नाम थे उसमें तेलंगाना और आप थे, जो कांग्रेस से ज्यादा चंदा आपको मिल रहा था बॉन्ड। टॉप पे। हाँ, इन सवालों के जवाब आपकी सूती धोती और चप्पल नहीं दे पाएगी मैडम। चुनाव से पहले हम लोग इससे बचते थे कि ये न जाए कि भाई हम किसी का चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। डायरेक्ट सवाल आने पर बोल देते थे, बोला है इसलिए रिकॉर्ड पे है इसलिए बोल रहा हूं आज भी। आपने पूरा वातावरण किस तरह से वहां सृजित किया, बाकी राजनीतिक दलों के लिए क्या बचा हुआ? आपने सिर्फ वही किया जो राहुल गांधी ने वहां कह दिया था। अब वो नहीं कहेंगे क्योंकि अब वो भी इंडिया गठबंधन की ही बात करेंगे, अब चुनाव खत्म हो गया। लेकिन ये तो परिस्थितियां हैं, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तरह से आप भाई शीतल जी, आज जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके पास राहुल गांधी के फोन आए या सोनिया गांधी के आए या तेजस्वी के आए, हेमंत सोरेन के आए, स्टालिन के आए, सबके नाम गिना रही हैं, और मैं इंडिया गठबंधन की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, आखिर में शायद ऐसा ही उन्होंने बोला। तो आज वो इंडिया गठबंधन का नाम जिस तरह से ले रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी का तेवर 2024 के चुनाव के दौरान और उसके बाद जिस तरह से रहा ममता बनर्जी का तेवर, हमें तो वो बयान भी याद है जब फरवरी 2024 में कह दिया था कांग्रेस 40 सीटें नहीं जीतेगी, हिम्मत है तो बनारस में जाके लड़िए, सब जगह से आप हार रहे हैं। तो भाई आप इंडिया गठबंधन की एक हिस्सा है और आप एक दल के लिए कर रही हैं वो 40 सीट भी नहीं जीतेगी, चुनाव के पहले कर रही हैं 2 महीना पहले। और उसके बाद जो ममता बनर्जी के बयानों की लिस्ट है जो उन्होंने खासतौर से कांग्रेस को टारगेट किया, हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पश्चिम बंगाल में आपस की धिंगा मुस्ती में। तो अब ये लग रहा है उनको कि अब इंडिया गठबंधन आए। अगर यही गठबंधन होता जो 2024 के चुनाव के पहले था, और जिस तरह से एसआईआर में 27 लाख लोगों के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम काटे गए, सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी सुनवाई नहीं हुई, अगर सारा गठबंधन एकजुट होकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक संघर्ष कर रहा होता और दिखता कि 25 लीडर एक साथ हैं,
तो शायद स्थितियां दूसरी होती। लेकिन ममता बनर्जी को लगा वो शेरनी है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, तो टाइग्रेस है। और आज अब उनको लग नहीं रही है नहीं, देखिए उन्होंने ओपनली कांग्रेस के विरुद्ध पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की। उन्होंने, मैंने बताया आपको कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो थे, जो चुनाव याद है हार मुझे, गए, याद है अरविंद केसीआर, मैं केजरीवाल। याद है, मैं मिला भी था। यस इन लोगों की यस रैलियां हुई थी यस तेलंगाना में। यस, ये सब लोग बीजेपी से जितना लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा कांग्रेस से लड़ते हैं। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसी तरह से लड़ते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि वहां कोई सब दूध के धुले हैं। ये हम अधीर किसी रंजन पार्टी चौधरी है को, ना। हाँ, किसी पार्टी को हम सर्टिफिकेट क्या देंगे, सबके सब एक से एक कलाकार है। हमारा तो नागरिक बोध का सवाल है कि इस देश में अगर लोकतंत्र पे खतरा है, फासिज्म का खतरा है, कम्युनलिज्म है, धर्म के आधार पर वोट और चुनाव लड़े जा रहे हैं, इस खतरे से लड़ने के लिए जो काम करना चाहिए राजनीतिक दलों को, वो काम आप अपनी कोई कुर्बानी करने को तैयार नहीं है। अपने छोटे स्वार्थों के लिए आज आप वहां पहुंच गए जहां आप हैं, और अब आप चाहते हैं कि सब आपके साथ हो। तो ये स्थिति, आपने तो अब सब चीजें हाथ कटा लिए हैं भाई। जब जिस कानून को 2023 से 2026 तक आपने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, तो उस कानून के तहत चुने गए अधिकारी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करके आप क्या कर लेंगे? आप सिर्फ कुछ दिन की खबरें बना सकती हैं, जैसे आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनाई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मत दीजिए, 7 को खत्म हो जाएगी, विधानसभा का कार्यकाल खत्म है, राज्यपाल के हाथ में सब कुछ रहेगा। वो चाहे राष्ट्रपति शासन लगा के उस काम को करें, बिना लगाए करें, शाम को आपको बर्खास्त कर दें, दूसरे को अपॉइंट कर दें, दूसरे को कहें जाओ हाउस में वो और करके इसका आओ। भी कोई मतलब नहीं है। ये मैंने इसलिए इंट्रो में नहीं बोला, मुझे लगा ये एकदम भाई लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आप अपनी लड़ाई जरूर लड़िए, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो उसको स्वीकार करके आप लड़िए, उसको चैलेंज कीजिए, जो भी तरीका है संवैधानिक। आप अगर ये कहती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरी नैतिक जीत हुई, तो ये भी गलत है। भाई ये आप गलत है ना भ्रष्टाचार, शीतल जी। भाई 2 दिन भ्रष्टाचार से से ही 7 तारीख को असेंबली खत्म हो रही है। बिल्कुल सही है भाई। इस न्यूसेंस से आप इतने फॉर्मिडेबल बीजेपी से नहीं लड़ सकते, और ये लड़के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप वहीं पहुंचेंगे जो आपका मतलब समहाउ आप 15 साल आपको मिल गया लेवरेज, इसलिए कि आपके सामने उस समय, जैसे उनके सामने मनमोहन सिंह थे, आपके सामने बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे शरीफ आदमी थे। तो ये दो शरीफ लोगों को इस दौर के की राजनीति ने एक समय में परसेप्शन वाइज गलत ठहरा के जो चुनाव किया, उसकी कीमत देश दे रहा है। आपके यहाँ आपने वो कीमत वसूली, दिल्ली में कोई और वसूल रहा है। हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्या कहें क्या ना कहें, कब किससे कुछ कहें। बिना, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम बेवजह आप लोगों की वजह से निशाने पे होते हैं। कोई कहता फलाने के एजेंट हो, कोई कहता ढिमाके के एजेंट हो। अभी हम अभी लोग, अभी ये वीडियो सुन के कोई काट के बीजेपी आईटी सेल वाला कहेगा कि देखो ये लोग कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं। हाँ नहीं ये नहीं, भी कर सकता है। कांग्रेस की कहेंगे तो कांग्रेस को 10 चीजें हमारी मौजूद है, लेकिन वो कहेंगे बीजेपी। अभी कुछ लोगों ने लिख दिया है, मैंने इस आकलन लिखा था इसका, तो कहा कि हाँ। आपकी चड्डी दिख गई। तो ये हम लोग को खैर रोज ही देखना पड़ता है। हाँ, अब इस उम्र अभी अभी में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुझ पर भी इसी तरह के हमले हुए कि ये तो भीतर हाँ, से संघी है, तो भाजपाई है, तो फला है, तो ढिमका, क्योंकि ये लोग सच नहीं सुनना चाहते। ये विपक्ष नहीं के भाई, हर दल कहा ने ना, अपना आईटी सेल बना रखा है, और ये लोग ना आत्मचिंतन करते हैं, ना उनको कोई कहे, आईना दिखाए, ना उन्हें कबूल है। उन्हें लगता है कि भाई चाहे बीजेपी के पक्षधर जो लोग हैं, पत्रकार, विश्लेषक, चिंतक, उन्हें लगता है कि जो भी है बस सिर्फ उनके हाँ में हाँ कहे, उनकी हर रणनीति को सही कहे, उनकी हार में भी जीत की वजह तलाशे। सबसे बड़ी बात, वो हार गए, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो भी उसमें तलाशे कि ये इसमें हार में जीत कहां छिपी है। अरे भाई, मैं पहले भी शीतल जी बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, बीजेपी के केंद्र में सत्ता है, 29 में क्या होगा पता नहीं, अभी तो है। ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, इनकम टैक्स उनके पास, एनआईए उनके पास, पैरामिलिट्री फोर्स उनके पास, चुनाव आयोग उन्हीं के साथ, और बहुत हद तक आप न्यायपालिका का भी रवैया देखते हैं। कई बार सवाल उठता है, ये सब अगर उनके पास है तो या तो चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि सब उनके पास है, लड़ने का कोई फायदा नहीं। और ये आप लड़े, यूपी में अगर अगले साल जनवरी फरवरी में चुनाव है, जिसके 8 महीने बचे, जहां के आप रहने वाले हैं, और जहां मैं अब रहता हूं, मैं भी यूपी का वोटर हूं, तो भाई 75 जिले हैं, तो आपको तो 75 जिलों में सड़कों पर निकल जाना चाहिए 4-4 दिन, 3-3 दिन लेके 6 महीना पहले से।
लेकिन अगर विपक्ष नहीं करेगा और अगर विपक्ष के नहीं करने को कोई हम जैसे विश्लेषक चिन्हित करेंगे तो फिर आप तुरंत भाजपा के एजेंट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो या तो आप भाजपा के एजेंट रहेंगे या कांग्रेस के होंगे या किसी विपक्षी दल के होंगे। आपको नॉर्मल वो एक नागरिक के तौर पर नहीं ले सकते और एक पत्रकारी भूमिका में नहीं ले सकते, जिसका काम है जहां जो दोष मिलेगा उसको कहा जाएगा। और अच्छा, आखिरी सवाल, देखिए आपको जाएगा। कहीं जाना भी है शायद 6 बजे, विपक्ष के लिए क्या इसमें संदेश है? चूंकि जैसा कि मैंने कहा 8 महीने बाद यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और उसके बाद चुनाव ही चुनाव है, लगातार हर साल 3-4 राज्यों में तो चुनाव होते ही है। क्या संदेश है? एक्चुअली विपक्ष ने ये मौका अब संदेश का गंवा दिया है। अब विपक्ष संदेश लेने लायक नहीं बचा है। मैं इसको बहुत क्रिटिकल बात है लेकिन कह रहा हूं, विपक्ष ने ये सब मौके, मैंने कहा ना कि गंवा दिए। जिस तरह से अब चुनाव आयोग है वो हमेशा आरोपों के घेरे में रहेगा, लेकिन वो एक कानून है और आपने उसके खिलाफ कुछ भी इन लोगों को जागृत करने का या संसद के ये लड़ाई लड़ी ही नहीं आपने इसको स्वीकार कर लिया। तो जब आपने एक गलत बात जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और इस कानून बनने के बाद इस कानून का चैलेंज फिर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आप पब्लिक में है ही नहीं। ये बात हम जैसे कुछ लोग कभी कभी कहते हैं, बाकी असंख्य लोग इससे अनभिज्ञ हैं कि इस देश में ऐसा कानून बना लिया गया है जिसके तहत अब प्रधानमंत्री अपनी रुचि का चुनाव आयुक्त हमेशा नियुक्त करने के अधिकारी हो गए। तो जब एग्जीक्यूटिव के हाथ में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपने सौंप के अपनी गर्दन दे दी है, तो अब विपक्ष के लिए क्या सद्भावना है हम प्रेषित। लेकिन फिर ये तो हमेशा से वैसे ही था। कांग्रेस समय भी नवीन चावला और तमाम लोग तब भी होते थे भाई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, संसद ने अपनी जो वहां बहुमत के दम पर उस व्यवस्था को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात की, संसद ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं गया था, तब उस पे सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की परिभाषा नहीं आई थी, तब उसके समय कानून नहीं बना था। अब कानून बन गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तब कानून नहीं था, खुला मैदान था, गलत था, कोई सही नहीं। वो तरीका तब भी गलत था, अब भी गलत है और आगे भी गलत है। जो गलत है वो गलत है। लेकिन सवाल ये है कि उस गलत को गलत आप अगर नहीं कहेंगे, जिसके लिए आप हैं वहां हमारी तरफ से, हमारे मत से, और चाहेंगे कि हम कर दें आपका काम, तो हम तो पत्रकार हैं, हम काम वाम नहीं करते भाई। हम तो अच्छा, एक चीज और शीतल जी, एक चीज और, क्या जो ममता बनर्जी ने अपनी हार की वजह बताई, या बहुत सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अगर 8% वोट टीएमसी का कम हो गया और 8% वोट बीजेपी का बढ़ गया और बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर गई और टीएमसी 81 पर अटक गई, सीधे सीधे दिख रहा है 30-32 लाख के वोटों का फासला है, 27 लाख वोट कटे, वो ठीक है, लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ 27 लाख का वोट कटना और चुनाव आयोग की बेईमानी, सिर्फ यही वजह है? मैं तो कहूंगा सिर्फ यही वजह मानेंगे तब आधा ग्लास भरा हुआ आधा खाली अपने हिसाब से आप देख रहे हैं। बात सुनिए, 2016 में बीजेपी के पास 10% वोट था, 2021 में बीजेपी के पास 38% हुआ। तब तो ये न चुनाव आयोग था, न ये प्रणाली थी, न ये कानून था, न सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। तो 28% वोट जो बढ़ा था उसका कैसे बढ़ा था? वो आपके नहीं कारनामों से बढ़ा था। मैडम, अब चुनाव हो चुका है तो हम आपको सीधे कह रहे हैं, और अभी भी आप नहीं समझेंगे, हम जानते हैं, और इसलिए आप लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दूसरे लोग दूसरी तरह से चीजों को देख के अपना सामने पक्ष रख रहे हैं। आप कांग्रेस को 40 सीट की बात करती हैं, एक तथ्य और मैं कह दूं आपके यहाँ, आप गोवा लड़ी थी, आप इस चुनाव में आसाम लड़ी हैं, आप पूरे उत्तर पूर्व के हर राज्य में लड़ी हैं। कितने फीसद वोट मिला है? कहां आपका विधायक है कोई? कहां आपका बहुमत या लीडर ऑफ अपोजिशन है? दूसरे को कहना बहुत आसान है। आप आई थी अन्ना हजारे के साथ यहां मीटिंग करने, अन्ना नहीं गए, 100 आदमी नहीं थे रामलीला मैदान में। सबसे आसान ये है कि आप लोग आपस में लड़ते रहे। आपने कांग्रेस की हमेशा टांग खींची है, हम तो यही होते हुए देख रहे हैं। विपक्ष, आज आपको इंडिया याद आ रहा है, इंडिया को बनने नहीं दिया आपने भाई। इंडिया को कहां इंडिया रहने दिया, लंगड़ा कर दिया। तो लंगड़ी टांग से 240 पे रोक ले गए वो बीजेपी को। आपने तो अपनी ओर से वही किया था। इजाजत लूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी,
बहुत सारे मसले होंगे, बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।